तो भारत ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। दुनिया का बैक ऑफिस हब होने की पहचान से आगे निकलकर दुनिया की अगली बड़ी फैक्ट्री बनना। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? चलिए समझते हैं उस प्लान को जो देश के आर्थिक भविष्य को एक पूरी तरह से नई दिशा देने वाला है। देखिए, बजट में पेश किया गया ये विजन सच में बहुत बड़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी है। कहने का मतलब ये है कि अब भारत सिर्फ एक सर्विस देने वाला देश नहीं बना रहना चाहता। लक्ष्य है दुनिया भर में सामान बनाने और सप्लाई करने वाली जो ग्लोबल चेन है, उसका एक बहुत ही जरूरी, एक फाउंडेशनल हिस्सा बनना। सपना तो ये बहुत शानदार है ना? लेकिन सपने और हकीकत के बीच अक्सर कुछ बड़ी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी दीवारें हैं, कौन सी चीजें हैं जो भारत को दुनिया की अगली बड़ी फैक्ट्री बनने से रोक रही हैं? तो किसी भी समाधान तक पहुंचने से पहले समस्या को समझना बहुत जरूरी है। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो असल में कुछ बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। तो ये हैं वो 7 प्रमुख बाधाएं, वो रोड ब्लॉक्स जिन्हें पहचानने की जरूरत है। तो इनमें से कुछ बहुत ही बुनियादी समस्याएं हैं। पहली, हम छोटे छोटे पुर्जों के लिए दूसरे देशों, खासकर चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरा मसला है उल्टी शुल्क संरचना का। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि हमारे देश में बनी बनाई चीज आयात करना सस्ता पड़ता है और उसी चीज को यहां बनाने के लिए कच्चा माल मंगाना महंगा। सोचिए, ये तो उल्टी गंगा बहाने जैसा हुआ। और आखिर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी भी काफी बिखरा हुआ है, जिससे लागत भी बढ़ती है और समय भी। अब जरा एक और खास मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम भारत में मोबाइल फोन जैसी चीजें बना तो रहे हैं, पर असल में हम उन्हें बना नहीं रहे, हम सिर्फ उन्हें असेंबल कर रहे हैं। मतलब उसके जितने भी कीमती हिस्से हैं, वो सब बाहर से आ रहे हैं। और ये आंकड़ा ये पूरी कहानी साफ कर देता है। एक मेड इन इंडिया फोन में हमारे देश के अंदर जो असली वाली जुड़ती है, वो सिर्फ 15% है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाकी का 85% फायदा, मुनाफा, टेक्नोलॉजी, वो सब कहीं और से आ रहा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं समस्या की असली जड़ तक, इनोवेशन। देखिए, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर भारत का खर्च दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले बहुत बहुत कम है। और मजबूत R&D के बिना कोई भी देश सिर्फ एक असेंबलर बनकर रह जाने का खतरा उठाता है, एक असली क्रिएटर नहीं बन सकता। तो ये तो हो गई सारी समस्याएं। अब बात करते हैं समाधान की। सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही व्यापक, एक 3 आयामी योजना यानी 3 pronged प्लान तैयार किया है। चलिए देखते हैं ये बदलाव का ब्लूप्रिंट क्या है। तो ये जो पूरी योजना है, ये 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला, भविष्य की टेक्नोलॉजी वाले कुछ खास सेक्टर्स को चुनकर उन पर फोकस करना। दूसरा, टैक्स और नियमों को आसान बनाना ताकि काम करना आसान हो। और तीसरा, हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है यानी छोटे और मझोले उद्योग, उन्हें मजबूत करना। तो पहला स्तंभ है सही सेक्टर्स को चुनना। यहाँ सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे कि सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा, इन पर एक बड़ा दाव लगा रही है। और साथ ही कंटेनर और केमिकल जैसे जो जरूरी उद्योग हैं, उन्हें भी मजबूत किया जा रहा है ताकि हम आयात पर कम से कम निर्भर रहें। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, निवेश भी काफी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपए की, हर साल 10 लाख कंटेनर बनाने के लक्ष्य की। और तो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए बजट को सीधा दुगना करके 40,000 करोड़ रुपए करने की। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, टैक्स और कस्टम सुधार। इसका सीधा सा मकसद है कारोबार करना आसान बनाना। जैसे जो भरोसेमंद कंपनियां हैं, उन्हें टैक्स बाद में चुकाने की सुविधा देना, जरूरी पुर्जों पर ड्यूटी में छूट देना और एक्सपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग जैसे कदम। ये सब लाल फीताशाही को कम करने और स्पीड बढ़ाने के लिए हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प पहल है, कॉर्पोरेट मित्र। इसका आइडिया ये है कि छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में जो छोटे कारोबारी हैं, उन्हें नियमों और कानूनों को समझने में मदद मिले। मतलब एक तरह का एक्सपर्ट दोस्त जो किफायती भी हो। और तीसरा स्तंभ ये पूरी तरह से छोटे व्यवसायों यानी MSMEs के लिए है। उन्हें 3 तरह की मदद दी जाएगी। पहला, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा यानी इक्विटी सपोर्ट। दूसरा, सही सलाह यानी पेशेवर सहायता जैसे कि कॉर्पोरेट मित्र। और तीसरा, कैश फ्लो बना रहे इसके लिए लिक्विडिटी सपोर्ट। ठीक है, तो योजना तो कागज पर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब इसका एक संतुलित विश्लेषण करना भी जरूरी है। वादा
बना मुश्किलें। चलिए देखते हैं कि इस प्लान से क्या उम्मीदें हैं और इसमें क्या जोखिम छुपे हुए हैं। तो देखिए, इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ वादा है कि देश में वैल्यू एडिशन को 15% से बढ़ाकर 30 से 40% तक ले जाया जाएगा और हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें भी कम नहीं हैं, जैसे योजनाओं को जमीन पर उतारने में देरी, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है वो, और हमारी अपनी नौकरशाही की सुस्ती। ये सब असली खतरे हैं। अब एक ऐसी चुनौती की बात करते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की भारी भरकम ज़रूरतें। मतलब इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। कितने ज़्यादा संसाधन? बस एक अंदाज़ा लगाइए। कुछ डेटा सेंटर्स एक ही दिन में 20 लाख लीटर तक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 लाख लीटर! तो हाईटेक बनने के इस सफ़र का मतलब ये भी है कि हमें पानी और ऊर्जा जैसे हमारे ज़रूरी संसाधनों पर जो ज़बरदस्त दबाव पड़ने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सिर्फ एक बजट से तो सब कुछ बदलने वाला नहीं है। इस मिशन में सफलता के लिए एक लंबी अवधि की, एक बहुत ही रणनीतिक सोच की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि ये अंतिम प्रयास कैसा होना चाहिए। आगे का रास्ता एक रणनीतिक मानसिकता से तय होगा। हमें एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति बनानी होगी ताकि हमारे उद्योगों के लिए ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और नियमों की लागत कम हो सके। और हमें धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, मतलब सिर्फ असेंबली से आगे बढ़कर कंपोनेंट बनाने की तरफ, और फिर वहां से आगे बढ़कर खुद की टेक्नोलॉजी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने की तरफ। और आखिरी और सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ आयात कम करना नहीं है। असली लक्ष्य है रणनीतिक अपरिहार्यता हासिल करना। मतलब ग्लोबल नेटवर्क में एक ऐसा जरूरी हिस्सा बन जाना जिसे कोई भी नजरअंदाज न कर सके, जिसे बाईपास करना मुमकिन ही ना हो। तो ब्लूप्रिंट तो बिल्कुल साफ है, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपने भविष्य का निर्माण अपनी चुनौतियों की दीवारें खड़ी होने से ज्यादा तेजी से कर सकता है? ये एक दौड़ है और इसका नतीजा हमें भविष्य में ही पता चलेगा।